जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की पीवाई क्वेश्चन सीरीज का आज हम लोग सेट नंबर 10 करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले। तो आइए हम देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, विनिमय अधिनियम 1773, भारत परिषद अधिनियम 1892 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ईस्ट इंडिया अधिनियम जब आया था मेरे दोस्तों, वो आया था विनिमय अधिनियम 1773 के द्वारा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दो कथन है दोस्तों, और इस कथन पर क्या करना है, विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा कथन है, उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वह कम अभिक्रियाशील है और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो इसका जो सही होगा दोस्तों, कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था, यह गलत है दोस्तों। और उन्होंने तत्वों का चयन इसीलिए किया क्योंकि वह कम अभिक्रियाशील है और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। यह दोनों कथन क्या है दोस्तों, गलत है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार 1869 में किया था, यह ध्यान रखेंगे आप। तो दोनों कथन गलत है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी, दोनों कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार 1869 ईस्वी में किया। अब मेंडलीफ की मूल सारणी में केवल 63 तत्व थे और वर्तमान में 118 तत्व है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे हल्का और पहला तत्व है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था, इतनी बात ध्यान रखेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी से मेरे दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? अनुच्छेद 75 3, अनुच्छेद 84 की अनुच्छेद 75 1 के तहत या अनुच्छेद 75 2 के तहत? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है मेरे दोस्तों, वह है 75 3। 75 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसे। मंत्रियों की जो श्रेणी होती है दोस्तों, वह 3 प्रकार की होती है। पहला होती है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार किसको निरूपित करता है? बताइए दोस्तों कि जो क्लोर क्षार है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को निरूपित करता है, तो क्षार किसको निरूपित करता है? तो क्षार निरूपित करता है मेरे दोस्तों NaOH। NaOH को क्या करता है? निरूपित करता है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार होता है और इसका रासायनिक सूत्र है मेरे दोस्तों NaOH। इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता और इसकी प्रकृति रंगहीन होती है और यह यौगिक पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है। और इसका जो घनत्व बात करें मेरे दोस्तों तो 2.13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों कॉपी और कलम लेकर बैठे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मैं क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों, उसको नोट करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ग्रुप डी के एग्जाम में तो साइंस और जीके का बहुत ही योगदान है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? एल्काइन, एल्केन या एल्कन या एल्कीन? बताइए मेरे दोस्तों, हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, एल्कीन। कौन अनुसरण करता है? एल्कीन अनुसरण करता है। उदाहरण के लिए C2H4, क्या देख लेंगे दोस्तों? उदाहरण के लिए C2H4। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? चिनाब, चंबल, सिद्ध, हिंडन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ए, चिनाब नदी मेरे दोस्तों यह यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह सिंधु नदी की सहायक नदी होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 पॉइंट प्रोग्राम। TPP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों 20 पॉइंट प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था मेरे दोस्तों 1975 में। कब शुरू किया गया था? 1975 में शुरू किया गया था। इसको शुरू किया था इंदिरा गांधी ने। इस कार्यक्रम को पहली बार 1982, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस कार्यक्रम को पहली बार 1982 में और फिर 1986 में। पहली बार 1900 कितना में 82 में और दूसरी बार मेरे दोस्तों 1986 में संशोधन किया गया। इसका मूल्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और देश की गरीबी और वंचित आबादी के जीवन को गुणवत्ता में सुधार करना था, इसका लक्ष्य था मेरे दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। निशा गांधी नृत्य महोत्सव, निशा गांधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या केरल में, कर्नाटक में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में? निशा गांधी, तो निशा गांधी होता है दोस्तों यह मनाया जाता है
केरल में। याद रखिएगा, ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और यह हर साल जनवरी के आखिरी सप्ताह में आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, थोड़ा छोटा कर लें दोस्तों, अब दिख रहा होगा। पहले कथन देख लेते हैं। एक कथन और उसके बाद धारणा एक और दो दी गई है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन में नीत है। कथन क्या है मेरे दोस्तों? कथन है इमारत इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं जिनकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए, जिससे बाद में रिसाव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। यह है दोस्तों कथन। और धारणा क्या है इसकी? धारणा को देखते हैं। धारणा है बाहरी दीवारों को पेंट करने में रिसाव की समस्या हो सकती है। दूसरी धारणा है बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है। तो इसका बताइए कौन सा धारणा सही हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा मेरे दोस्तों, वह हो जाएगा सेकंड। सेकंड धारणा क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी कि अगर बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है। तो किसमें है ये दोस्तों? केवल यह दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, केवल धारणा 2 नीत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है राजकोषीय नीति किसकी नीति है? बताइए मेरे दोस्तों, राजकोषीय नीति किसकी नीति है? सरकार की, नाबार्ड, आरबीआई या सरकार और आरबीआई दोनों की है? तो राजकोषीय जो नीति है मेरे दोस्तों, वो सरकार की नीति है। किसकी नीति है? सरकार की नीति है। राजकोषीय नीति के जनक की बात करें दोस्तों, तो जॉन मेनार्ड किन्स है इसके जनक। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों विद्युत ताप उपकरणों के ताप तत्व बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का अधिमानत उपयोग किया जाता है? केबिल, नाइक्रोम, टंगस्टन या डी कह रहा है दोस्तों टीन, सीसा, धातु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, नाइक्रोम। क्या सही हो जाएगा इसका? नाइक्रोम सही हो जाएगा। नाइक्रोम का जो उपयोग होता है दोस्तों विद्युत हीटर में किया जाता है इसका प्रयोग। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। एक अवतल दर्पण मुख्य फोकस पर किस स्थान पर एक अवतल दर्पण मुख्य फोकस पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है? क्या वस्तु वह 2f पर होगी या वस्तु f और 2f पर होगी दोस्तों, या वस्तु f पर होगी या तो f से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, f पर। ध्यान रखिएगा f पर। अवतल दर्पण में फोकस दूरी f पर वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। और अवतल दर्पण को मेरे दोस्तों अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को
कौन सा दर्पण कहते हैं दोस्तों? तो अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसे। और इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों, दूरबीन, टार्च लाइट, वाहनों के पीछे इस दर्पण का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। यौगिक यक्ष एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। इनमें से स्वच्छुक गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक की पहचान करिए। क्या वह बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, धावन सोडा है, या डी कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा धावन सोडा। क्या हो जाएगा? धावन सोडा। सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। बता दे दोस्तों कि जो ये यक्ष यौगिक प्राप्त होगा वह धावन सोडा प्राप्त होगा। यह एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3। Na2CO3 होता है और इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। ध्यान रखेंगे इतनी बात को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से घरेलू उपकरण में विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है? इलेक्ट्रिक मिक्सर, वॉशिंग मशीन, विद्युत इस्त्री, विद्युत पंखा। बताइए दोस्तों, इनमें से किस उपकरण में विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है? तो विद्युत इस्त्री में विद्युत मोटर का प्रयोग नहीं होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब विद्युत मोटर में दोस्तों एक प्रश्न सुन लीजिए इससे रिलेटेड। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखेंगे कि जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र या असम? तो भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील स्थित है मेरे दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और यह एशिया की भी सबसे बड़े खारे पानी की झील है और इसका प्रवाह बंगाल की खाड़ी में होता है दोस्तों। इसकी लंबाई है 64.3 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों? 64.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका जो क्षेत्रफल है 1165 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखेंगे दोस्तों, 1165 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और इसकी गहराई की बात करें तो 4.2 मीटर अर्थात 13.8 फीट। और ये जो खारे पानी की झील है दोस्तों, उस झील का नाम है चिल्का झील, जो कि कहाँ स्थित है? वह उड़ीसा में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? याद रखिएगा दोस्तों, नहीं पूछा है कि कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम निगम, ग्राम पंचायत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ग्राम निगम नहीं होता है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा। ध्यान रखेंगे इस बात को। और जो पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह 2 अक्टूबर
1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहली बार हुआ था। और उसके बाद तत्काल 11 अक्टूबर 1959 में ही यह आंध्र प्रदेश में भी हुआ था। और इसके उसमें प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और इसका प्रावधान कहाँ है? भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ग तक मेरे दोस्तों। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें विषयों की संख्या कितनी है? तो इसमें विषयों की संख्या है मेरे दोस्तों 29 विषय है। और पंचायती राज के जनक कौन माने जाते हैं? तो बलवंत राय मेहता। कौन माने जाते हैं दोस्तों? बलवंत राय मेहता माने जाते हैं। इसमें 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। तो इसमें मेरे दोस्तों ग्राम निगमन नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। सी कह रहा है जीन अवशिष्ट इकाइयों को रूप में वंशागत होते हैं। या डी है मेरे दोस्तों, जीन युग्मों में आते हैं। तो इसका जो गलत जवाब होगा दोस्तों, बताइए इसका कौन सा हो जाएगा गलत? तो इसका जो गलत जवाब होगा वह होगा बी। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। यह इसका जवाब गलत है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने वह आनुवांशिकता का नियम दिया था। इनका निष्कर्ष सीधे था दोस्तों कि जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है और जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत भी होते हैं। और इन्होंने कहा था जीन पैतृक से संसति में युग्मों में क्या करते हैं? आते हैं। तो इसका जो गलत जवाब है दोस्तों वह हो जाएगा बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट, अवक्षेप्य, विलेय लवण, जलीय विलयन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप्य कहते हैं। अवक्षेप्य उसे कहा जाता है दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया कराने पर एक अविलेय यौगिक का निर्माण होता है, उसे अवक्षेप्य कहा जाता है। याद रखिएगा। और अवक्षेप निर्माण ही इस परिघटना को, जो अवक्षेप निर्माण की घटना होती है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। कौन सा भौगोलिक प्रभाग पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है? तटीय मैदान, प्रायद्वीप पठार, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान। पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भौगोलिक प्रभाव पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। किडनी मनुष्य में उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेशन
ऑस्मोरेगुलेशन होगा दोस्तों, एक अंग है, गुर्दे द्वारा किन दो पदार्थों का नियमन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पानी और नमक। यह ऑप्शन सी में दिख रहा है। पानी और नमक के द्वारा दोस्तों गुर्दे द्वारा दो पदार्थों का नियमन होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का परावर्तन। बताइए दोस्तों कि अगर कोई बीकर पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर अगर नींबू हम डालते हैं तो अपनी वास्तविक लंबाई से बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है मेरे दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। बताइए दोस्तों वह कौन सा कारण है जो ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है। सुनामी, सूर्य से पृथ्वी पर अधिक परावैंगनिक किरणों का आना, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, त्वचा कैंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सुनामी ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है दोस्तों, बाकी सभी ओजोन परत के क्षरण के परिणाम हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। गंगा नदी के कोलीफार्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है। उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट, शवों का विसर्जन, अनौपचारिक सीवेज इसमें डाला जाना या कपड़े धोना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वह हो जाएगा सी। सी हो जाएगा अनौपचारिक सीवेज इसमें डाला जाना। इसीलिए दोस्तों गंगा नदी के कोलीफार्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण है। ध्यान रखेंगे इस बात को। गंगा नदी में कोलीफार्म बैक्टीरिया मानव अंग के आंत में पाए जाते हैं मेरे दोस्तों। अब बड़ी आंत में बैक्टीरिया की जो संख्या होती है 3.9 × 10⁻13 मापी गई है। और दुनिया में सबसे बड़ा बैक्टीरिया है दोस्तों थियो मार्गरीटा मैग्निफा। याद रखेंगे जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन भी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। सरकारी नौकरी पेशा श्रमिक, स्वनियोजित श्रमिक, भाड़े के श्रमिक या नियमित वेतनभोगी नियोजित श्रमिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वह हो जाएगा बी। स्वनियोजित श्रमिक उन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। डायनमो विद्युत धारा को किस सिद्धांत उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। कह रहा है प्रश्न दोस्तों डायनमो विद्युत धारा डैश रिक्त स्थान किसके सिद्धांत उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहां पास का छूट गया दोस्तों कि डायनमो विद्युत धारा किसके सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो इसका सही हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है दोस्तों वह होता है टेस्ला। इसकी खोज की बात करें मेरे दोस्तों तो इसकी खोज हुई थी
29 अगस्त 1831 में इसकी खोज हुई थी। अब वैज्ञानिक कौन थे मेरे दोस्तों? तो माइकल फैराडे ने इसका खोज किया था। अडायनमो में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन। तो प्रोटीन का विखंडन करने वाला जो एंजाइम है मेरे दोस्तों, वह है पेप्सिन एंजाइम। कौन एंजाइम है मेरे दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम। अब पेप्सिन का जो स्राव होता है दोस्तों, वह पेट और अग्नाशय से होता है। यह प्रोटीन को पचाने के लिए होता है दोस्तों। इसे अपघटनी एंजाइम भी कहते हैं। तो यह रहे मेरे दोस्तों आज के हमारे 26 प्रश्न। और आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मैं डेली आप लोग के सामने ग्रुप डी का एक प्रश्न लेकर आता हूं दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।